काफी सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि इफ आई एम बिलोंगिंग टू नॉन आईटी बैकग्राउंड क्या मैं आईटी में करियर बना सकता हूँ। तो वो कहते हैं ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आज की हमारी जो गेस्ट है वो एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। सो उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया इनटू आईटी और वो ऑलमोस्ट 5 ईयर से आईटी में जॉब भी कर रही है। सो आज की इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने आईटी में सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया और क्या वो उनकी सक्सेस जर्नी थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मीट आवर गेस्ट। हेलो दामिनी, वेलकम टू द डेटा यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत अच्छे हो, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। दामिनी, आज जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे, जो भी हमारे में डिस्कशन होगा, वो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स से आए जो कि स्पेशली नॉन आईटी बैकग्राउंड से। तो आई थॉट यू आर द बेस्ट पर्सन, क्योंकि आपने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आईटी में शिफ्ट किया है, राइट? सो आप एक बेस्ट पर्सन हो जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के आंसर्स दे सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, क्या नॉन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट, एक टिपिकल नॉन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट क्या आईटी में करियर बना सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसे आपने पूछा है कि एक नॉन आईटी स्टूडेंट आईटी में आ सकता है क्या, शिफ्ट हो सकता है क्या, तो आई कैन से डेफिनेटली यस। क्योंकि मैं एक आईटी नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ। और जैसे अभी मैंने बोला है कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी में शिफ्ट हो सकते हैं। रीजन है कि आईटी ऐसी फील्ड है कि जो स्किल्स देखती है, ना कि आपका बैकग्राउंड। तो मैं एज अ नॉन आईटी बैकग्राउंड आपको बोल सकती हूँ कि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरे भी मन में यही सवाल था कि क्या मैं इसमें शिफ्ट कर सकती हूँ क्या। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मार्केट में देखा मैंने कि क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्किल्स अभी चल रही है मार्केट में। तो मैंने वो गेन किया और फिर मैंने उस पर वर्क किया और मैंने फिर अचीव किया जो भी अभी मैं आज जो पोजीशन पे हूँ। तो यस, डेफिनेटली नॉन आईटी स्टूडेंट शिफ्ट कर सकते हैं आईटी में। ओके, आपको कितने साल हुए आईटी में शिफ्ट करने? ऑलमोस्ट 5 years. 5 years. Yes. Okay, and from last 5 years you're working with IT company. Yes. I'm working Okay, with great. Yes. तो वो क्या पॉइंट था जिससे आपने डिसीजन लिया कि आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से, पहले आप किस बैकग्राउंड से हो? आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। कॉमर्स बैकग्राउंड, तो बीकॉम बैकग्राउंड, राइट? तो कॉमर्स बैकग्राउंड में जितना मुझे नॉलेज है, सीए जैसे फील्ड्स होते हैं, राइट, जिसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो आप सीए जैसे फील्ड को छोड़ के आईटी में क्यों आए? व्हाट वाज दैट पॉइंट व्हिच मोटिवेटेड यू? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉमर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे सीए है, सीएस है, हम लोग एमबीए भी कर सकते हैं, हम लोग फाइनेंस भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और मैंने भी कॉमर्स इसी बेस पे लिया था कि क्योंकि मुझे सीए करना था। पर मैं जब सीए कर रही थी, सब कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज आ गए थे तो मेरा थोड़ा ड्रॉप हो गया। और फिर मेरे वन ऑफ द रिलेटिव्स थे जिनकी आईटी कंपनी थी, तो तब इतना आईटी का क्रेज था। पर जैसे कॉमर्स में भी सीए का वगैरह क्रेज था, तो उन्होंने बोला कि जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर लाइक आईटी कंपनी। तो मैं उनके यहाँ गई, थोड़ा मैंने रिसर्च किया तो मुझे भी इंटरेस्ट गेन हुआ उसमें। तो मैंने थोड़ा सा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में रिसर्च किया कि क्या क्या आईटी में कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए। फिर उनके गाइडेंस से कुछ मैंने भी इंफॉर्मेशन मार्केट से गेन किया, कुछ गूगल से गेन किया। तो मुझे समझ में आया कि हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मेरा ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैंने ऐसे शिफ्ट किया कॉमर्स टू आईटी। ओके, ग्रेट। जनरली कॉमन क्वेश्चंस होता है, जो भी लोग डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में करियर करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डेटा एनालिस्ट, व्हाट इज डेटा इंजीनियर एंड व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट। तो क्या आप जरा हमारे व्यूअर्स को वो एक्सप्लेन करोगे? यस सर, डेफिनेटली। मुझे भी ये सवाल जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी ये सवाल डेफिनेटली मेरे मन में था कि मैं ये तीनों में डिफरेंस क्या, मैं क्या करूँ। तो फिर तब मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज से मुझे नॉलेज नहीं मिला। पर मैंने थोड़ा थोड़ा रिसोर्स से देखा तो मुझे समझ में आया कि हमें शुरुआत करनी चाहिए या तो फिर डेटा एनालिस्ट से या तो फिर डेटा इंजीनियरिंग से। तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बोलती हूँ। जैसे अभी कोई रिटेल मार्ट है, अभी बहुत सारे रिटेल मार्ट है जो उनके फ्रेंचाइजीज बहुत जगह पर है। सो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि उनके डेटाबेसेस पे उनकी इंफॉर्मेशन रहती है जो अनफिल्टर रहती है, जो जहाँ पे स्कैटर रहती है। तो उससे हम लोग कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स नहीं निकाल सकते। तो फर्स्टली हमें वो इंफॉर्मेशन एक जगह पर वो गैदर करनी है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसमें क्लीनिंग करना है, उसको फिल्टर करना है। तो ये अगर मैं नॉन टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो जैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें अगर देखना है कि
को प्रोडक्ट कौन सा ऐसा है जो ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे ज्यादा सेल हो रहा है, कहाँ पर कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और उसको फिल्टर करना है। तो ये जो काम है वो डेटा इंजीनियरिंग का होता है। एज अ डेटा इंजीनियर वो काम उन लोगों का होता है। और उसके बाद उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स विजुअलाइजेशन टूल के साथ, जैसे पावर बीआई हो तो टैबलू हो, उसके साथ उस पर से हम लोग एनालिटिक्स कर सकते हैं। उसका काम होता है डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा एनालिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट देता है। जो डेटा इंजीनियर हमको फिल्टर करके डेटा देता है उसको एक प्रॉपर विजुअलाइज करता है, उसके ग्राफ्स निकालता है, जैसे कि ग्राफिकल वे में एक एनालिस्ट पर्पस के लिए कि कौन से एरिया में, जैसे मैंने बोला, ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, किस चीज पर प्रोडक्ट हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है। और हम बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ डेटा एनालिस्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर इंसाइट्स और फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए या फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए हम लोग डेटा साइंटिस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने जैसे रिटेल मार्ट का आपको एग्जांपल दिया, सपोज वहाँ पर अगर फेस्टिव सीजन आ रहा है तो फेस्टिव सीजन के लिए हमको चाहिए कि क्या प्रोडक्ट हमको ज्यादा लाने चाहिए, कौन सी इन्वेंटरी हमको ज्यादा लानी चाहिए, या फिर ये एरिया में ये सेल होगा या नहीं होगा, ये होगा तो फिर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन का एल्गोरिदम के, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के हेल्प से डेटा साइंटिस्ट वो काम करता है। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस के एल्गोरिदम के हेल्प से फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का। ओके, तो मुझे जितना अंडरस्टैंड हुआ, डेटा इंजीनियरिंग मींस जब आपको डेटा मिलता है, आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में उसको स्टोर करते हो। अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाना, आप डेटा पाइपलाइंस क्रिएट करते हो। दैट इज द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। डेटा एनालिस्ट इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट? यस, एग्जैक्टली। ओके, तो जो डेटा आपको डेटा इंजीनियर अवेलेबल करके देता है, उस डेटा पे आप प्रोसेस करते हो, उसको एनालाइज करते हो, मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालते हो with the help of graphs, plot and charts, right? Yes, visualization Okay. tools. And data scientist is one जो कि predictive analysis कर सकता है। Yes. Okay, मतलब फ्यूचर अगर मुझे कोई प्रेडिक्ट करना है कि क्या मेरा सेल हो सकता है, तो वो मैं डेटा साइंटिस्ट के हेल्प से कर सकता हूँ, right? Okay, got it. तो अगर मुझे इन तीनों सेक्टर्स में, इन तीनों फील्ड में, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंटिस्ट में अगर मुझे करियर करना है, तो कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज मुझे सीखना चाहिए? ओके, सो हम अगर फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर्स में जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अभी मैं नॉन टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो अभी मैंने क्या किया, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स, आइदर फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियर। सो फ्रेशर्स, आई थिंक फ्रेशर्स में स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में सीक्वल और विजुअलाइजेशन टूल सफिशिएंट है एज पर माय नॉलेज। सो वी कैन लाइक लर्न माई सीक्वल, और सीक्वल के कोई भी हम लोग पढ़ सकते हैं, और विजुअलाइजेशन टूल लाइक पावर बीआई, टैबलू हम लोग डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ सकते हो। और अगर मैं बात करूँ डेटा इंजीनियरिंग फील्ड की, तो डेटा इंजीनियरिंग में हम लोग कर सकते हैं सीक्वल मैंडेटरी है। फिर हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको करना है, जैसे कि पाइथन, स्केला। और अगर हम लोग बात करें क्लाउड सर्विसेज की, तो AWS, GCP, अजूर हम लोग को करना है, और स्पाइसपार्क, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर हमको ऐड ऑन करना है, हडूप हाइव भी हम लोग कर सकते हैं, बट हडूप हाइव अभी मार्केट में ज्यादा चल नहीं रहा है, आउटडेटेड है। कुछ ही कंपनी है जो हडूप हाइव यूज करती है, मोस्ट ऑफ द कंपनी क्लाउड बेस पे अभी शिफ्ट हो गई है। तो ये 5-6 टेक्नोलॉजी है, हम लोग मस्ट हैव स्किल्स हम अगर बोल सकते हैं, डेटा इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हैं। और हम लोग अगर बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट में मेनली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एज पर माय नॉलेज हम लोग कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स भी हमको चाहिए, मैथमेटिक्स भी चाहिए। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी हम लोग गेन कर सकते हैं। ओके, तो किसी स्टूडेंट को स्टार्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच विल बी लाइक मोर सूटेबल, मोर बेस्ट। ओके, तो डेटा एनालिस्ट वो सबसे पहले कर सकता है, फिर डेटा इंजीनियरिंग, एंड देन ही और शी कैन गो फॉर डेटा साइंटिस्ट। हम लोग डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं अभी इतना स्किल्स कैसे करूं,
तो वो स्टार्ट कर सकता है डेटा एनालिस्ट से, Data क्योंकि वो बेसिक से हम लोग फिर उसमें से कॉन्फिडेंस गेन होता है। एक दो साल हमने अगर उसमें काम किया तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी कैन डू दिस। तो फिर हम लोग डेटा इंजीनियरिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमको डेटा इंजीनियरिंग पे शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, उसमें एड ऑन करनी है स्किल्स, जैसे कि सीक्वल तो दोनों में भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर सीक्वल के साथ हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन, और एडब्ल्यूएस सर्विसेज सीखनी है। तो अगर किसी को कॉन्फिडेंस है कि नहीं आई कैन डू दैट, तो वो डेटा इंजीनियरिंग पे डायरेक्ट जंप कर सकता है। और मैं फ्रेशर्स के लिए डेटा साइंस नहीं प्रेफर करूंगी, क्योंकि ऐसा है कि डेटा साइंटिस्ट में है कुछ चीजें कर सकते हैं, करने में कुछ इश्यू नहीं है, पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमारा नॉलेज भी गेन हो सकता है, और हम लोग को हर एक चीज का नॉलेज प्रॉपर मिलता है, और जो स्टेज पे जो करना है वो हम लोग प्रॉपर कर सकते हैं। आई थिंक जॉब अवेलेबिलिटी भी डेटा साइंटिस्ट की डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। यस यस, डेटा साइंटिस्ट की डायरेक्टली नहीं मिलती है, तो आपका वैसे स्किल्स भी चाहिए, आपका नॉलेज भी चाहिए। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट किया, ये मेरा अप्रोच है कि ऐसे करना चाहिए। इसमें एक और टर्म यूज होती है बिग डेटा। Yes. कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन बिग डेटा? Yes, big data we can say like Hadoop Hive and Spark big data में आता है। पर अभी Hadoop Hive की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया है कि बहुत ज़्यादा मतलब अभी आउटडेटेड हो रहा है। जैसे हम लोग अगर 5 साल पहले बात करें तो बिग डेटा Hadoop Hive में बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत कंपनी Hadoop Hive पे काम कर रहे थे। पर अभी बहुत ज़्यादा कंपनी है जो क्लाउड सर्विसेज पे शिफ्ट हुई है, जो स्पार्क पे शिफ्ट हुई है। तो हम लोग अभी जैसे आईटी फील्ड है, तो हर हमको टेक्नोलॉजी और स्किल्स है, तो बिजनेस के रिक्वायरमेंट, मार्केट के रिक्वायरमेंट के साथ करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी Hadoop Hive से ज्यादा हम लोग AWS स्पार्क ज्यादा हम लोग अगर क्लाउड सर्विसेज पे ज्यादा हम लोग फोकस करें तो वो बेनिफिशियल रहेगा। क्लाउड सर्विस यस। कौन कौन सी क्लाउड सर्विसेज मार्केट में है, या फिर सबसे ज्यादा अच्छी वाली क्लाउड सर्विस कौन सी है जो एज अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने सीखना चाहिए? बेसिकली 3 ज्यादा मोस्ट अवेलेबल क्लाउड सर्विसेज अगर मैं बोलूँगी मोस्ट यूज, तो वो है AWS, उसके बाद है Azure और एक है GCP। तो अभी मैंने जैसे ज्यादा मैंने देखा है तो जॉब अवेलेबिलिटी AWS और Azure के ज्यादा है, और AWS की मोस्टली मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बाकी दोनों के नहीं है, पर ज्यादा मैंने जितना भी देखा है तो AWS के ज्यादा है। Amazon वेब सर्विस। यस, Amazon वेब सर्विस। तो हम लोग उसमें ज्यादा कर सकते हैं, उसमें बेसिक डिफरेंशिएशन ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग अगर AWS करके Azure भी सीखना चाहते हैं फॉर द नॉलेज गेनिंग पर्पस, हम लोग कर सकते हैं, पर ज्यादा AWS ज्यादा मार्केट में अभी चल रहा है एज पर माय। ओके, जैसे आप एक डेटा इंजीनियर हो, तो AWS में मेरी नॉलेज में बहुत सारे सर्विसेज है, राइट? मतलब वो सिर्फ लिमिटेड टू डेटा इंजीनियरिंग नहीं है। Yes. आप बहुत सारे एनालिटिकल काम उसमें कर सकते हो, या फिर लेट्स सपोज कोई वीडियो एडिटिंग में है, राइट, या फिर किसी आईटी के अदर फील्ड में, उसको भी वो भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, AWS को यूज कर सकते हैं। तो डेटा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू कौन-कौन से AWS सर्विसेज आपको सीखनी चाहिए, या फिर आप रेकमेंड करोगे कि अपने हमारे स्टूडेंट्स या व्यूअर्स ने सीखनी चाहिए? सो बेसिकली AWS में बहुत सारी सर्विसेज है जो हम लोग सीख सकते हैं, पर अगर मैं लिमिटेड बात करूँ डेटा इंजीनियरिंग फील्ड की, तो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मैं 5-6 सर्विसेज आपको मस्ट आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले है S3 सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, उसके बाद है IAM रोल जिसमें हम रोल्स एंड पॉलिसीज असाइन करते हैं, उसके बाद है लैम्डा, उसके बाद है ब्लू, स्टेप फंक्शन, रेडशिफ्ट और EMR। हम लोग ये बेसिक ये कर सकते हैं, और छोटी मोटी सर्विसेज लाइक SNS और नोटिफिकेशन सर्विस SQS। तो ये मेन सर्विसेज है जो हम डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी है, हम लोग यूज कर सकते हैं, पर मेनली आई गेस ये हम लोग बेसिक हमने अगर शुरुआत करनी है ये भी किया तो सफिशिएंट है। ओके, और अगर ये सारी टेक्नोलॉजीज मुझे सीखना है, तो कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन उसके लिए लगेगा? अगर मैं बात करूँ डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, तो मेरे हिसाब से 6 मंथ सफिशिएंट है। अगर आपने पूरी आपकी मेहनत लगाई है, पूरा आपने एफिशिएंटली आप टाइम यूटिलाइज किया है, और पूरा आपने आपका 100% दिया है, तो 6 मंथ्स यू कैन डू दैट। और ऐसा है कि हम लोग डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल्स पे, किसी की ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो वो किसी का फॉल्ट नहीं है। पर अगर मेहनत करते हैं तो हम लोग को कोई भी चीज अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर हम मेहनत करते हैं, हम लोग 100% देते हैं, तो 6 मंथ में हम लोग ये पूरी टेक्नोलॉजी आसानी से सीख सकते हैं।
एकदम इफिशिएंटली सीख सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी आपने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे आपने वहाँ से पढ़ा रहे हो, अगर बच्चों ने वहाँ से आपसे आपके तरफ से आप पूरा कोशिश कर रहे हो और बच्चों ने भी उसमें 100% दिया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं मतलब 6 मंथ्स मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। तो हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग पूरा मेहनत से वो चीजें करेंगे। ओके, तो 6 months फॉर सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन आईटी टू डेटा इंजीनियरिंग फील्ड और डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। यस यस। ओके, ग्रेट। एक और चीज बहुत कॉमनली पूछी जाती है कि ये सारे फील्ड्स में जो एवरेज सैलरी पैकेज है इंडिया में, तो वो कितना है? अगर मैं बात करूँ डेटा एनालिस्ट की, तो एवरेज सैलरी वी कैन से फॉर फ्रेशर्स लाइक वी कैन से लाइक 1 year to 4 years वी कैन अज्यूम 6 to 10 और 11 LPA। और डेटा इंजीनियरिंग की बात करूँ तो अप टू अगर 4 years आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर से स्टार्ट करते हो तो 7-8 लाख, और अगर आपको 4 या 5 years का एक्सपीरियंस है तो इट कैन गो अप टू 20 lakhs। और अगर हम बात करें डेटा साइंटिस्ट की, so it can like go above 15 lakhs or 15 to 25 lakhs as per the individuals and as per the skills, but average salary we can say that। ओके ओके ओके। एंड अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट है जो फ्रेशली स्टार्ट कर रहा है, तो हाउ इंटर्नशिप कैन हेल्प हिम टू गेट अ जॉब इन आईटी, राइट? बिकॉज़ इंटर्नशिप्स इज द वे टू लर्न थिंग्स प्रैक्टिकली। yes, yes। तो क्या स्टूडेंट ने इस डेटा बैकग्राउंड में आने के लिए इंटर्नशिप्स करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो किस कंपनी में, किस डोमेन में करना चाहिए? बिकॉज़ एज पर माय नॉलेज डेटा फील्ड में भी कई सारे डोमेन्स हैं। yes। तो किस डोमेन में हम लोगों ने इंटर्नशिप करना चाहिए सो दैट वो आगे जाके हमें हेल्प करेगा? So as per my approach, इंटर्नशिप बहुत हेल्प करती है कोई भी चीज में। हम मैं सिर्फ डेटा की बात नहीं करूँगी या फिर मैं आईटी की बात नहीं करूँगी, इंटर्नशिप बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे अभी मैंने भी मेरे करियर की शुरुआत में इंटर्नशिप किया था, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ था वो। हम लोग जैसे नॉलेज लेते हैं, जैसे अभी मैंने बोला है कि 6 महीने में हम लोग ये स्किल्स ले सकते हैं, पर हम लोग ये थेरेटिकल या प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, बट एज फील्ड में कैसे करते हैं काम, ऑन फील्ड काम कैसे होता है, वो समझने के लिए हमको वहाँ पे जाना जरूरी है। और मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर जाते हो और आप इंटर्नशिप करके जाते हो, तो कभी भी आप 1 step अहेड होगे, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा, पर आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से ये इंडस्ट्री लेवल में काम होता है। क्योंकि जैसे हम लोग कोई कॉलेज स्टूडेंट देखे अभी, तो कॉलेज में हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हम लोग थेरेटिकल नॉलेज करते हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हमें इंडस्ट्री लेवल आइडिया आती है, हमको कॉर्पोरेट लेवल आइडिया आती है कि कैसे काम करना है। तो इंटर्नशिप तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्होंने ग्रैब करना चाहिए, और वो कभी भी 1 step अहेड होगी। ओके ओके। एंड इज देयर एनी पॉसिबिलिटी अगर किसी स्टूडेंट को अब्रॉड जाना है, Yes। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम पे यूएस यूके जैसी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो क्या इस फील्ड में अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज है तो कितने हैं, और वहां पे एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है? डेफिनेटली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है अब्रॉड जाने के लिए। जैसे यूएस यूके में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, डेटा एनालिस्ट की भी है, डेटा इंजीनियर की भी है और डेटा साइंटिस्ट की भी है। तो हम लोग अगर बात करें कि अब्रॉड जाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सेम स्किल हमें चाहिए। अगर किसी को किसी स्टूडेंट का या फिर किसी पर्सन का एक फोकस रहता है कि मुझे अब्रॉड जाके काम करना है, तो डेफिनेटली ही और शी विल अचीव इट विद द हेल्प ऑफ दैट स्किल्स। और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें ये पहले स्किल्स हमारी ब्रश अप करनी है पूरा। मैं यहाँ पे अगर आप फ्रेशर भी अगर वहाँ जाते हो तो भी आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। मेरे ही एक फ्रेंड है जिन्होंने अब्रॉड के लिए यूके के लिए ट्राई किया था, वो वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। तो डेफिनेटली चांसेस है अब्रॉड जाने के लिए। ओके। और आप इस फील्ड को लेटर लाइक 5 इयर्स अहेड या 10 इयर्स अहेड कहाँ पे देखते हो? डेफिनेटली अभी जैसे मैं बात करूंगी अभी करंट सिनेरियो का, तो हर एक चीज डिपेंड अपॉन डेटा है। जैसे अभी हम लोग बात करें कोई भी चीज, हमें कोई भी डेटा देखना है या फिर कोई भी हमें इंसाइट्स देखनी है रेगुलर लाइफ में भी, हम लोग यूज करते हैं मोबाइल, और जहाँ पे डेटा होता है तो डेफिनेटली सब चीजें डेटा पे ही ट्रांसफर हो रही है, और वो लोगों के लिए भी अच्छा हो रहा है और ज्यादा कन्वीनियंट हो रहा है। तो हर एक चीज अभी डेटा पर ही मतलब फ्यूचर ही डेटा पर है।
तो डेफिनेटली 5 साल बाद में देखोगे तो ग्रोइंग बोल सकते हैं हम लोग इसको कि ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और ये है जैसे अभी एआई मार्केट में आया है तो एआई के हेल्प से भी हम लोग बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं अचीव कर सकते हैं तो वही बेसिकली पार्ट डेटा का ही है एआई बेसिकली क्या है उसमें बहुत सारा डेटा फीड किया हुआ है जिससे हमें हेल्प होती है अभी तो डेटा डेफिनेटली 5 साल बाद में उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ आप आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एआई यूज करते हो? यस यस डेफिनेटली अभी हर एक आप आईटी में आप किसी से भी बात करोगे एआई यूज होता है मैं कहती हूँ आईटी फील्ड में ही नहीं आप कोई भी फील्ड में एआई का यूज कर सकते हो बस मोस्ट प्रोबेबली अभी लोग आईटी फील्ड वाले लोग ज्यादा एआई का यूज कर रहे हैं बट वी कैन से एनी फील्ड कैन यूज एआई लाइक चैट जीपीटी बार्ड तो उससे बहुत हेल्प होती है जैसे हमें कोई बेसिक अगर मैं अभी बात करूँ आपको कोई बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए अभी आपको सपोज कोई मेल लिखना है अभी कोई नए नए लोग होते हैं उनको मेल नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे करूँ तो आप उसमें अगर डाल देते हो कि आई वांट टू राइट अ मेल फॉर दैट तो एआई प्रॉपर्ली चैट जीपीटी हो या बार्ड हो एक प्रॉपर्ली फॉर्मेट देता है तो हमको एक आइडिया मिलती है कि कैसे करना है हमें फुल्ली डिपेंड ऑब्वियसली हमको फुल्ली डिपेंड एआई पे नहीं रहना है पर एक आइडिया मिलता है एक हमें नॉलेज मिलता है एक हमें उस पर से एक पाथ मिलता है कि यस वी कैन डू दैट एट दैट वे सो डेफिनेटली एआई बट इससे कभी आपको डर नहीं लगता कि एआई अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरा जॉब रिस्क में आ जाएगा? पहले पहले जब नया नया आया था तो मार्केट में से चल रहा था कि आईटी फील्ड में आईटी जॉब अभी थोड़े से रिस्क में है तो मुझे भी डर लगा था कि मैंने अभी ट्रांजिशन तो किया है पर अभी ये एआई का चल रहा है पर मैंने उसको बाद में ऑप्टिमिस्टिक वे में लिया है पॉजिटिव वे में लिया है कि वो फाइनली ह्यूमन जो होता है ह्यूमन माइंड्स में एआई चलाने के लिए कौन चाहिए ह्यूमन ही चाहिए तो अगर हम लोग उतना नॉलेज गेन कर ले एआई का ही नॉलेज हम लोग गेन कर ले तो हमारी अगर हम लोग स्किल्स हमारी इतने प्रॉपर बना ले हम लोग अगर स्किल्स हमारी हम खुद को इतना इम्प्रूव कर ले तो डेफिनेटली उसको हार्म नहीं हो सकता है अगर हम लोग कंपनी को कुछ अच्छा दे रहे हैं तो कंपनी डेफिनेटली हमको एआई से रिप्लेस कभी नहीं करेगी क्योंकि कंपनी कभी भी हमको एआई से ऊपर रखेगी हम लोग अगर एआई का प्रॉपर यूज करके कंपनी को कुछ दे रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी को फायदा हो रहा है उससे क्योंकि एआई यूज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए अगर हम लोग उसको इसीलिए मैंने बोला जैसे एआई आ रहा है तो हमको हमको उसके साथ अपग्रेड करना है वो अच्छा आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिवली उसको एक अप्रोच से ले लें और उसके साथ हम और ज्यादा कुछ गेन करें और उससे ज्यादा अगर हम लोग कोई सपोज कोई कोडिंग कर रहे या फिर हम लोग कर रहे हम लोग उसको ऑप्टिमाइज वे में कर रहे पर अगर एआई हमको और ज्यादा कुछ हेल्प कर रहा है उससे तो हम लोग उसके साथ भी कर सकते तो मैं कहती हूँ कि ज्यादा हम उससे डरने से ज्यादा हम उसको एज अ फ्रेंड बना ले और उसके साथ में हम एक पॉजिटिव अप्रोच कंपनी को देंगे तो डेफिनेटली हमको कभी हार्म नहीं होगा ओके तो यू मीन टू से कि हम लोग एआई को एज अ टूल यूज कर सकते हैं yes. टू ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज अवर जॉब या फिर जो काम हम लोग 10 घंटे में कर रहे हैं वो 2 घंटे में करो yes. आज के दौर में एक नई फील्ड इमर्ज हो रही है जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर तो आई थिंक ये उससे ही रिलेट करता है ओके यस प्रॉम्प्ट इंजीनियर यही कर रहा है कि एआई के साथ उसको वर्क को हमारा कैसे इनिशिएट करना है कैसे इंटीग्रेट करना है हमारे वर्क तो वही हम लोग कोई भी नई चीज आती है तो ऑब्वियसली सबको डर लगता है पर मेरे हिसाब से हम लोग पॉजिटिवली अगर उसको देखेंगे और उसको हम लोग पॉजिटिवली यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प ही करेगा अगर हम लोग बोलेंगे यार मेरा जॉब चली जाएगा यार एआई आएगा तो डेफिनेटली वो हार्म ही करेगा सो ऑलवेज पॉजिटिव थिंक और वो कर सकते हैं ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन अगर आप किसी नॉन आईटी स्टूडेंट को या फिर किसी फ्रेशर को सजेस्ट करना चाहोगे तो क्या सजेस्ट करोगे? सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि गो बाय स्टेप क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसे कर नहीं सकते कि हर एक हमको चाहिए तो डायरेक्टली ऊपर जाना है हमें कोई भी चीज अगर स्टेप बाय स्टेप जाते तो वो परमानेंटली हमारे साथ रहती है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप जाइए और जो मार्केट में अभी टेक्नोलॉजी ज्यादा चल रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उस पर ज्यादा फोकस करें ना कि कोई टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड हो गई है तो उस पर ज्यादा काम करें ज्यादा स्किल्स ब्रशअप करें ज्यादा उसमें पढ़े अलग अलग रिसोर्सेस है बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में जैसे आपकी इंस्टीट्यूट है इट इज द लाइक वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हमको गाइड कर सकते हैं तो वो आपको वो करना चाहिए उसके साथ अलग अलग रिसोर्सेस के साथ अपनी स्किल्स गेन करें और उसके साथ
दे कैन गो फॉर इंटर्नशिप ऑल्सो। और फिर आगे तो हम लोग तो क्या ऑलवेज लाइक लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी आज अगर काम कर रही हूँ तो मैं भी लर्निंग एटीट्यूड रख रही हूँ, क्योंकि कल जाके मार्केट में अगर कोई नई चीज आ रही है तो मुझे वो सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग अगर नहीं चलेंगे इसके साथ तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है, और वो भी पॉजिटिव वे से कि अरे यार ये क्या पढ़ना है, ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर हम लोग पॉजिटिवली कोई भी चीज करते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें सक्सेस कर सकते हैं। Okay, now Damini, we will wrap up this session with the rapid fire question answer session. Okay, so in that आपको yes or no में answers देना है। Yes, ठीक। So first question, work from home या work from office? I will prefer work from home. Okay. Yes. Spark या Hadoop? Spark. Okay. Python या Scala? I will go for Python. Okay. India या abroad? मेरा भारत महान, भारत माता की जय। जय। Yes, always India. ओके, थैंक यू सो मच दामिनी मैडम, आप यहाँ पे आई, बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि स्टूडेंट को भी काफी उनके डाउट्स क्लियर आउट हुए होंगे, एंड डेफिनेटली ये सेशन उनके लिए, स्पेशली फॉर नॉन आईटी स्टूडेंट्स के लिए जिनको आईटी में आना है, उनके लिए बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन कमिंग इनटू द डेटा इनवर्स। यस, थैंक यू सो मच। आपको भी, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट देखेंगे, टेक्निकल भी स्टूडेंट देखेंगे, उनको एक होप आएगा, क्योंकि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि लोगों को ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे वो लोग कि हम लोग भी कर सकते हैं। तो आपको भी थैंक यू कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत कम प्लेटफॉर्म दिखे थे, पर अभी जैसे आपने शुरू किया है तो उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू, और मुझे बुलाने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच।